हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेरी टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल पार्ट 10 ट्यूटोरियल स्टोर प्रोसीजर वेरिएबल्स फ्लो कंट्रोल्स व्यूज नो काउंट ऑन और नो काउंट ऑफ के बारे में। शुरू करते हैं अपना ये एसक्यूएल पार्ट 10 ट्यूटोरियल हिंदी में। फर्स्ट पहले हम जान लेते हैं स्क्रिप्ट और कमेंट के बारे में, एसक्यूएल स्क्रिप्ट और कमेंट के बारे में। तो स्क्रिप्ट इज ए कलेक्शन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट यू कैन एग्जीक्यूट इन वन ऑपरेशन। ये बताता है कि स्क्रिप्ट क्या होता है। स्क्रिप्ट वो होता है जो आप पूरा प्रोग्राम लिखते हैं क्वेरी में और वो एक ही बार में पूरा ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता है, उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि सिलेक्ट करते हैं कोई भी टेबल, दो टेबल, और उसमें जॉइंट का यूज़ करते हैं और उसको एक ही साथ जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको एसक्यूएल की स्क्रिप्ट बोलते हैं। एंड आप एसक्यूएल स्क्रिप्ट में जैसे इंसर्ट, सिलेक्ट, डिलीट और ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कमेंट्स के बारे में। तो कमेंट्स वो होता है जो आप कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हो, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो तो उसमें आप कमेंट्स लिखते हैं। अब दो प्रकार के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट वो होता है जो आप एक ही लाइन में उस स्क्रिप्ट के बारे में यूज़र को इन्फॉर्मेशन देते हो। तो स्टार्ट करते हैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। और सिंगल लाइन कमेंट्स लिखने के लिए कमेंट के पहले दो बार पंक्चुएशन मार्क माइनस जैसा होता है वो डैश दबाना पड़ता है। दो बार डैश प्रेस करने से आप सिंगल लाइन कमेंट लिख लेते हैं। पहले हम अपने डेटाबेस जो माई डेटा है उसमें हम चले जाते हैं। उसके बाद अब दो डैश किया, सो दिस इज ए सिंगल लाइन कमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में हमने इंफॉर्मेशन बताई है सिंगल लाइन कमेंट में। और सिंगल लाइन कमेंट क्लोज भी उसी तरह से होता है दो डैश के बारे में, और ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होता है। वो कोड में नहीं गिना जाता है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, इसीलिए इसको कमेंट बोलते हैं। और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। तो मल्टी लाइन कमेंट्स आप सेवरल लाइन्स मीन्स के ज़्यादा लाइन में आपको कमेंट देना हो, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना हो तो आप मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल होता है वो और डिवाइड का सिंबल यूज़ होता है। तो कमेंट स्टार्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन सिंबल और डिवाइड सिंबल से स्टार्ट करना है, इस तरह से। और अब आप देख रहे हैं जैसे मैं ये कमेंट लिख रहा हूँ, दिस इज ए जॉइंट ऑपरेशन स्टेटमेंट। एंड अब मैं दूसरी लाइन में भी ये कमेंट चला गया है। और अब इसको क्लोज करने के लिए पहले मल्टीप्लिकेशन सिंबल और उसके बाद डिवाइड सिंबल। अब ये कमेंट पूरा हो गया। अब यहाँ से ये क्वेरी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगी। तो इस तरह से दो कमेंट्स होते हैं। अब वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। वेरिएबल्स क्या है? तो वेरिएबल्स एक ऐसा है जिसमें आप कोई भी वेरिएबल का यूज़ बहुत ही होता है और ये डिक्लेयर कीवर्ड के साथ यूज होता है। तो पहले हम SQL सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद में हमारे डेटाबेस में चले जाते हैं। यूज़ कमांड यूज़ करके हमारे डेटाबेस में चले गए जो हमारा डेमो डेटाबेस है। अब जैसे यहाँ लिखा है द कीवर्ड इज डिक्लेयर व्हेन यू टू डिफाइन द वेरिएबल। अगर आपको वेरिएबल डिफाइन करना है तो डिक्लेयर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, डिक्लेयर लिखना पड़ेगा। और लोकल वेरिएबल मस्ट हैव द सिंबल एज प्रीफिक्स। ये जो @ का सिंबल है वो पहले लगाना पड़ेगा डिक्लेयर लिखने के बाद। अभी मैं एक वेरिएबल बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने पहले ये कमेंट का यूज़ किया जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ, डिक्लेयर @ वेरिएबल
नेम। अब हम यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल बनाने वाले हैं, और वेरिएबल और डेटा टाइप, उसके बाद डेटा टाइप लिखना पड़ता है। जो भी डेटा टाइप है, एन वर्कर है, इंटीजर है, जो भी है। डेटा टाइप वो है कि जैसे आप कोई भी, मान लीजिए कि बर्तन है तो उसमें पानी भर सकते हैं, दूसरा नहीं रख सकते। बोतल है तो उसमें सिर्फ लिक्विड ही भर सकते हैं। इस प्रकार का डेटा टाइप होता है, जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। उसके बाद प्रीफिक्स लिया। अभी ये दिखाता है व्हेन यू वांट टू असाइन ए वैल्यू टू वेरिएबल यू मस्ट यूज सेट और ए सिलेक्ट स्टेटमेंट। इफ यू वांट टू सी वैल्यू ऑफ वेरिएबल यू कैन यूज प्रिंट कमांड असाइन। ये बताता है कि आपको अब वेरिएबल तो आपने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उसमें आपको वैल्यू डालनी हो। बिना वैल्यू के वेरिएबल कुछ नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, उसका डेटा टाइप टेक्स्ट कर दिया है। अभी सेट का यूज करके मैं इसमें वैल्यू डालता हूँ। कोई भी टेक्स्ट वैल्यू डबल पंक्चुएशन मार्क में इस तरह से ही डाली जाती है, जैसे एरी लिखा है। अभी इसमें हमने वैल्यू डाल दी है। अब इस वैल्यू को देखेंगे कैसे, तो उसके लिए प्रिंट का यूज करेंगे कि नेम में कौन सी वैल्यू है। तो जो ये मैसेज में दिख रहा है कि हेरी नाम जो हमने वेरिएबल में डाला है उसकी वैल्यू हेरी है, जो नेम में सेट हो गया है। अभी कोई भी वेरिएबल हो उसको हमें मैसेज में देखने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट का यूज होता है। अभी डिक्लेयर करेंगे दो वेरिएबल, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम। फर्स्ट नेम ले लिया, उसका वो कैरेक्टर वाला वेरिएबल है, इसीलिए एन वर्कर डाल दिया, स्पेलिंग मिस्टेक। अब दो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए पहले तो कोमा लगाना पड़ेगा। लास्ट वेरिएबल लास्ट नेम, उसके यहाँ पे कोमा पंक्चुएशन मार्क लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, एरर आएगा। तो डिक्लेयर, उसके बाद वेरिएबल, उसके बाद आप जितने भी वेरिएबल लगाएंगे उससे लास्ट तक कोमा चलेगा। अब इसमें वैल्यू सेट करते हैं वेरिएबल में, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। उसमें हमने वैल्यू सेट कर दी है हेरी और टेक्नोलॉजी। अब इसको हम देखने के लिए प्रिंट का यूज करेंगे। प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके हम मैसेज में देखेंगे कि हमारी वैल्यू जो वेरिएबल में हमने सेट की है वो पूरी तरह से इंसर्ट हो गई है कि नहीं हो गई है। अब प्रिंट का यूज करके हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ ही यूज करेंगे। दो वेरिएबल को ज्वाइंट करने के लिए प्लस का यूज होता है। एरर दिखा रहा है क्योंकि हमारा फर्स्ट नेम है वो स्पेलिंग मिसमैच है फर्स्ट नेम और प्रिंट के फर्स्ट नेम में। अभी जो पूरा स्क्रिप्ट हमने रन किया तो उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। अभी ये ठीक तरह से नहीं मैसेज में दिखा रहा है क्योंकि हेरी और टेक्नोलॉजी के बीच में हमें स्पेस डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्पेस डिफाइन करने के लिए ज्वाइंट करना पड़ेगा स्पेस को प्लस सिंबल से, जो पंक्चुएशन मार्क है। अभी ये ठीक तरह से मैसेज में दिखा रहा है, स्पेस आ गया है बीच में। तो इस तरह से हम एक से ज़्यादा वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट की। जो सिलेक्ट स्टेटमेंट होता है वो कोई भी टेबल में से हमें कोई वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करनी हो तो उसके लिए हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो हम चले जाते हैं SQL सर्वर में और अब माई डेटा को टेबल को एक्सपेंड करते हैं। उसमें हमारा क्लाइंट्स नाम का डेमो टेबल है, इसके ये कॉलम्स है। उसमें हम कोई भी कॉलम को वेरिएबल में सेट करते हैं। तो पहले तो हम स्टार्ट फ्रॉम क्लाइंट्स का डेटा देख लेते हैं। ये हमारा डेमो डेटा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा। अभी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। एक वेरिएबल डिक्लेयर करके हम टेबल में से उस डेटा को वेरिएबल में सेट करते हैं। क्लाइंट नेम का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, उसका डेटा टाइप एन वर्कर रख दिया है, जो कि हमें टेबल में से फर्स्ट नेम को उसमें सेट कर दिया है।
वेरिएबल में। अभी ये पूरा सेट हो गया है कि नहीं वो देखने के लिए हमें प्रिंट का यूज करना पड़ेगा। तो हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं और प्रिंट को वेरिएबल प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि टेबल में से इसका वैल्यू सेट हो गया है कि नहीं। हमने जहाँ तक वेरिएबल डिक्लेयर किया वहाँ तक कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और ये वैल्यू आ गया जो कि लास्ट रो का वैल्यू है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप टेबल में से कोई भी आप डेटा लेते हो वेरिएबल में स्टोर करने के तो लास्ट रो का डेटा स्टोर करता है। अब यहाँ पे हम वेयर क्लोज का यूज़ करेंगे जो हमें जो भी परफेक्ट डेटा है वो हमें देना है। जैसे फर्स्ट नंबर का हमने स्टोर कर दिया है वेयर क्लोज लगा के। जो आपको वेयर क्लोज पता नहीं है तो आप पहले से वीडियो देख लीजिए। अगले वीडियो में मैंने वेयर क्लोज और ये सब स्टेटमेंट के बारे में बताया है। अभी देखिए मैसेज में आ गया हैरी और 6 रो अफेक्टेड। अभी ID2 का हमने डेटा ले लिया है सिलेक्ट स्टेटमेंट से वेरिएबल में। जब हम इसका रियल टाइम में यूज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेरिएबल बहुत ही यूजफुल है जो हमें स्टोर प्रोसीजर फंक्शन व्यूज इसमें बहुत ही यूजफुल होता है। अब हम बात करेंगे वेरिएबल को डिक्लेयर वेरिएबल हमने ले लिया है, 2 वेरिएबल ले लिया। अब हम फ्लो कंट्रोल्स और उसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं फाइंड वेरिएबल को। आप वेरिएबल की मदद से आप कोई भी कैरेक्टर फाइंड भी कर सकते हैं टेबल में से। तो पहले हमने फाइंड का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका डेटा टाइप डिक्लेयर किया। अब उसमें हम वैल्यू सेट करेंगे। हमारे टेबल में जो भी है उसमें से हमें जे से जो स्टार्ट होता है उसका हमें वैल्यू लाके देगा वो पूरे टेबल में से। तो उसके लिए हमने पहले वेरिएबल सेट किया। अभी पूरा डेटा पहले टेबल में से ले लेते हैं सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम क्लाइंट्स। फिर वेयर क्लोज का यूज करते हैं और उसके बाद में फर्स्ट नेम लाइक और वेरिएबल जो हमारा वेरिएबल है वो। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट जो भी जे से स्टार्ट होता है फर्स्ट नेम में वो हमारे सामने है। फर्स्ट नेम जेमिन और जयदीप जो जे से स्टार्ट होता है ये हमारा डेमो देता है। सो वेरिएबल में हमने सेट और सिलेक्ट का यूज देख लिया। जो वेयर क्लोज के साथ वेरिएबल होता है वो भी देख लिया। अगर आपको ये पता नहीं है तो कंस्ट्रेंट और उससे पहले के वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम ग्लोबल वेरिएबल एंड फ्लो कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। तो एसक्यूएल में बहुत ही ज़्यादा बिल्ट इन वेरिएबल होते हैं जो क्वेरी और स्क्रिप्ट में बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो पहले तो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिल्ट इन वो आइडेंटिटी देख लेते हैं। कंटेन्स द लास्ट आइडेंटिटी वैल्यू दैट्स जनरेटेड बाय स्टेटमेंट। जो भी हम बल्क में डेटा डालते हैं या कोई 1 by 1 डेटा डालते हैं उसमें वो आइडेंटिटी यूज होता है। सो हमें वो बार बार आइडेंटिटी वैल्यू डेटा में इंटर नहीं करनी पड़ती है। इसका यूज आप वेब एप्लीकेशन, वेब एपीआई, मोबाइल एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं। तो पहले तो हम हमारे माई डेटाबेस में चले गए हैं। अभी आइडेंटिटी देखेंगे, आइडेंटिटी में क्या है। आइडेंटिटी बिल्ट इन वेरिएबल है। तो पहले तो हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा वेरिएबल। उसके बाद हम डेमो टेबल है हमारा क्लाइंट स्टेटस जो रेफरेंस की है क्लाइंट आईडी। अगर आपको रेफरेंस की के और कंस्ट्रेंट के बारे में पता नहीं है तो आप कंस्ट्रेंट वाला वीडियो पहले देख लीजिए। अभी हमारा क्लाइंट्स नाम
क्लाइंट्स टेबल है और क्लाइंट स्टेटस टेबल है, हमें दोनों टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, डेटा को टेबल में डालना है। तो उसके लिए हम पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो कि आइडेंटिटी से रिलेटेड है। फुल स्क्रीन कर दी है। क्लाइंट आईडी डिक्लेयर इंटीजर, अभी यहाँ हमने डेटा टाइप इंटीजर लिया है क्योंकि आईडी इंटीजर में होता है इसीलिए। अभी सिलेक्ट क्लाइंट आईडी इज इक्वल टू हम बिल्ट इन वेरिएबल आइडेंटिटी का यूज करेंगे। सो हमें यहाँ आइडेंटिटी लिखना है। आइडेंटिटी लिखने के बाद हमें पहले तो जो भी वो पहला वाला हमारा मेन टेबल है उसमें डेटा इंसर्ट करना है, फिर आइडेंटिटी में फिर सिलेक्ट में आइडेंटिटी करना है। पहले तो हम वहाँ पे जो मेन टेबल है हमारा क्लाइंट्स का उसमें डेटा इंसर्ट कर देते हैं। डेमो डेटा है, कोई भी नाम ले सकते हैं। अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दी है। पहले हम कॉलम नेम लिख लेते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पान, एड्रेस एक्सेट्रा। उसके बाद में उसकी डेमो वैल्यूज इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे हम जो पहले क्लाइंट में जो भी डेटा डालेंगे उसका बाय डिफॉल्ट नया आईडी बनेगा, क्योंकि नया आईडी जो आपको पता नहीं है तो पहले के वीडियो में मैंने दिखाया है। वो हमें जब टेबल क्रिएट करते हैं तभी उसमें वो ऑटो जनरेटेड आईडी बनाने का प्रोसीजर होता है, उसी से नया आईडी बनेगा। और वो जो लास्ट आईडी इंसर्ट होगा इस टेबल में वो ऑटोमेटिकली हमारा जो बिल्ट इन वेरिएबल आइडेंटिटी है उसमें स्टोर हो जाएगा। तो वो वेरिएबल में जो स्टोर हो गया है वो हमारे दूसरे टेबल में जब डेटा इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। हमें पता नहीं करना पड़ेगा कि ये आईडी कौन सा है। और इसमें हमने दोनों टेबल में रेफरेंस की का यूज किया है। अभी हम डेमो डेटा डाल देते हैं, कोई भी ले सकते हैं। अभी यहाँ मैंने डेटा इंसर्ट किया, अभी दूसरा इंसर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे जो दूसरे टेबल के लिए होगा, क्लाइंट स्टेटस के लिए। वहाँ पे हमें सिर्फ जो रेफरेंस आईडी है क्लाइंट्स का उसमें सिर्फ आइडेंटिटी का वेरिएबल ही यूज़ करना पड़ेगा। जब आप बल्क में डेटा डालोगे तो इसका यूज़ बहुत ही आपको आसान कर देगा। आपका डेटा आपको ज़्यादा कोडिंग नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्लाइंट स्टेटस में डेटा डालेंगे। जो पहले हमने जो डेमो डेटा डाला है उसका आईडी है वो आइडेंटिटी बिल्ट इन वेरिएबल में से स्टोर हो जाएगा क्लाइंट आईडी में, क्योंकि हमने सिलेक्ट किया है वेरिएबल। अभी यहाँ क्लाइंट स्टेटस का डेटा हम डेमो डेटा डालेंगे। अभी पान नंबर हमने वहां से कॉपी करके यहाँ रख दिया है। और उसके बाद हमें वो डेट जो कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एसक्यूएल में उसका फॉर्मेट पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद डे में होता है। अगर आपने चेंज किया है कल्चर तो आपको उस तरह से इनपुट करना पड़ेगा। कल्चर चेंज नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट
पहले ईयर आता है। अभी हमने सेगमेंट का डेटा डाल दिया है और अब क्लाइंट आईडी। अभी यहाँ आइडेंटिटी का यूज होगा। क्लाइंट आईडी में आइडेंटिटी सीधा हमारा वेरिएबल आ जाएगा। और अब हम इसको पूरा जो स्क्रिप्ट है उसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे, फिर हमारे दोनों टेबल में देखेंगे कि डेटा में क्या इफेक्ट आया है। अभी यहाँ हमारे 10 आईडी है, लास्ट आईडी 10 है और 7 रोज है। यहाँ कोई भी डेटा नहीं है क्लाइंट स्टेटस में। अभी हम ये पूरा स्क्रिप्ट है जो एक ही बार, यहाँ कोई डेटा नहीं है क्लाइंट स्टेटस में। अभी जो पूरा स्क्रिप्ट है वो एक ही बार में एग्जीक्यूट करेंगे, जो दोनों टेबल में एक ही साथ डेटा चला जाएगा और क्लाइंट आईडी आइडेंटिटी वेरिएबल के साथ ही अपडेट हो जाएगा। 2 रो अफेक्टेड, 1 रो अफेक्टेड बाय 1 टेबल। अभी लास्ट देखिए नया 11 नंबर का आईडी बन गया है और ये 11 नंबर का आईडी है जो आइडेंटिटी में चला गया। ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लाइंट आईडी में 11 नंबर का रेफरेंस आईडी ले लिया है, तो हमें बल्क डेटा इंसर्ट करने में रेफरेंस आईडी की दिक्कत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली जो भी होगा वो ले लेगा। अभी आप दोनों टेबल का आउटपुट देख सकते हैं। इसका यूज अकाउंटिंग वेब एप्लीकेशन में ज्यादा होता है। अब हम बात करने वाले हैं फ्लो कंट्रोल्स के बारे में। तो बात करेंगे, कई डिफरेंट टाइप के फ्लो कंट्रोल होते हैं जैसे कि व्हाइल, कर्सर, बिगिन, एंड, केस, इफ एल्स। अब पहले बात करेंगे इफ एल्स के बारे में। तो जैसे कि कई लैंग्वेजेस की तरह इस एसक्यूएल में भी इस फ्लो कंट्रोल के यूज होता है। अब इफ एल्स का यूज करने के लिए हम पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो कि क्लाइंट आईडी का है। हमें पता करना है कि हमारे टेबल में क्लाइंट आईडी जो हम देंगे वो 10 से ज़्यादा है कि नहीं है, तो उस तरह से हमें हमारा स्क्रिप्ट लिखना है। तो पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं क्लाइंट आईडी, इंटीजर उसका डेटा टाइप है क्योंकि आईडी इंटीजर में होता है। जैसा डेटा टाइप होता है उसी तरह का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। अभी हमने सिलेक्ट से हमने वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करेंगे। जो हमारा वैल्यू है वो वेरिएबल में स्टोर हो गया है क्लाइंट्स के टेबल में से। अभी उसके बाद हम वेयर का यूज करेंगे, हमें कौन सा आईडी चेक करना है वो 10 से ज़्यादा है कि नहीं है, उसके लिए हमने वेयर क्लोज का यूज किया है। उसके बाद हम इफ एल्स का स्टेटमेंट लिखेंगे। इफ पहले फर्स्ट नेम का देख लेते हैं। आईडी से तो हमें पता ही चल जाएगा कि कौन सा आईडी 10 से ज़्यादा है या नहीं है। अभी मान लीजिए जेमिन लिख दिया है, उसका आईडी हमें मालूम नहीं है 10 से ज़्यादा है या नहीं है। अब हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इफ @ का मीन्स है हमने वेरिएबल डिफाइन किया, उसके बाद ग्रेटर देन 10, जो 10 से है तो हमें ये प्रिंट करके देगा, मैसेज प्रिंट करके देगा कि आपका जो आईडी है वो 10 से ज़्यादा है। क्लाइंट आईडी इज लार्जर देन 10, जो 10 से ज़्यादा है। एल्स मीन्स कि ऐसा नहीं है तो क्या करना है। अभी जो क्लाइंट का जो जेमिन का आईडी 10 से ज़्यादा नहीं है तो मैसेज लिख के देना है कि आपका आईडी 10 से कम है, 10 से ज़्यादा नहीं है। तो क्लाइंट आईडी इज नॉट लार्जर देन 10। तो आप देख सकते हैं टेबल में, क्लाइंट टेबल में आईडी 2 है जेमिन का, तो नॉट लार्जर देन 10 आना चाहिए, जो आ गया है मैसेज में। द क्लाइंट आईडी इज नॉट लार्जर देन 10। ये सिर्फ डेमो के पर्पज के लिए है और इफ एल्स का यूज तो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब हम आईडी से देख लेते हैं।
क्लाइंट आईडी इज नॉट लार्जर देन 10, क्योंकि हमने आईडी 2 सिलेक्ट किया है वेयर क्लोज में। कौन सा आईडी चेक करना है इफ एल्स में वो। अभी यहाँ पे मान लीजिए लास्ट वाला दे देते हैं, लास्ट वाला आईडी दे देते हैं। अभी ये जेमिन तो हमने चेक कर लिया है, लास्ट वाला ही दे देते हैं। उसके बाद में जो 10 से ज़्यादा हो 11 नंबर का दे देते हैं, 11 नंबर का आईडी कैट का है वो दे देते हैं। सो पता चलेगा कि क्या दिखाता है। अभी इसका आईडी 10 से ज़्यादा है, तो इफ एल्स चेक करके देगा कि ये आईडी कौन सा है, 10 से ज़्यादा है या नहीं है। तो यहाँ पे आ गया है लार्जर देन 10। अभी उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा जो फ्लो कंट्रोल है उसके बारे में। बिगिन एंड के बारे में। बिगिन एंड क्या करता है, बिगिन एंड आपका जो कोड है वो ज़्यादा होता है तो उसमें वो प्रोसेसिंग फास्ट कर देता है, जिससे कि कोड एग्जीक्यूट होने में समय कम लगता है। एक बिगिन एंड यूज करना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। यहाँ तो पता नहीं चलेगा क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं है। जब ज़्यादा कोडिंग होती है हजारों लाइंस की, तो उसमें बिगिन एंड का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। यहाँ पे जो नीचे समय दिखाता है उसमें कमी आ जाती है और वो प्रोसेसिंग फास्ट कर देता है। जो भी स्टेटमेंट है बिगिन से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो जाए उसके बाद का वो कोड एग्जीक्यूट ही नहीं करता है, इसीलिए बिगिन एंड का यूज़ होता है। और स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन में भी आप इसका यूज़ करते हैं बिगिन एंड का। अब वाइल देख लेते हैं, वाइल फ्लो कंट्रोल है वो। अब वाइल का यूज़ क्या होता है, वो भी एक दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही है, जो हमें एक लूप देता है। मीन्स के लूप वो होता है जो कोई भी चीज़ हो 1 से 50 तक, 50 तक, 100 तक, 500 तक, वो 1 बाय 1 चेक करता जाता है कि ये सही है नहीं है, सही है नहीं है। जब वो कंडीशन में सही होता है तभी उसमें वो चेंज करता है। अभी यहाँ पे हमने वाइल लूप दी है, उसके बाद हमने मोबाइल नंबर +1, मोबाइल में +1 करना है जब तक कि वो उसका मोबाइल नंबर 5 से ज़्यादा ना हो तब तक। यहाँ पे मेरे हिसाब से एरर आएगा क्योंकि हमने वो वेयर क्लोज का यूज़ नहीं किया है, एरर ही दिखाना चाहिए जब हम ये कोड एग्जीक्यूट करेंगे तब। ये हमारा जो वाइल का कंडीशन होता है वो परफेक्ट होना चाहिए। अभी ये परफेक्ट कंडीशन है। हमने मोबाइल नंबर सिलेक्ट किया, उसके बाद कौन सा आईडी का मोबाइल नंबर सिलेक्ट किया वो दिखाया, उसके बाद कंडीशन डाली, उसके बाद मोबाइल नंबर सेट किया। तो कितनी ही रो अफेक्टेड हो गई है क्योंकि हमने कंडीशन ही इस तरह की डाली है कि वो अपने आप क्लोज ही नहीं हो सकता। जब तक मोबाइल नंबर 5 से ज़्यादा रहेगा तब तक ये मोबाइल नंबर में 111 इंक्रीज एडिशन ही करता जाएगा। तो वो 5 से तो ज़्यादा ही रहेगा मोबाइल नंबर। तो ये जो हमारा 5 नंबर का आईडी है उसका मोबाइल ये लूप से कितनी ही बार 111 एडिशन हो गया है, इंक्रीज हो गया है, प्लस हो गया है। उसके बाद जैसे हमने बिगिन एंड देख लिया, अब हम केस स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। फ्लो कंट्रोल्स में अभी ये सब स्टेटमेंट दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इस्तेमाल होते हैं और एसक्यूएल में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ये आप वाइल, इफ एल्स, ये आप सी शार्प या कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो पूरा डेटा वहाँ ले जाके वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। अभी हम केस का यूज़ करेंगे जिसके लिए हमने स्टूडेंट नाम का डेमो टेबल लिया है। यहाँ हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, क्लास आईडी है, परसेंटेज है, ग्रेड है। उसके हिसाब से हमें उस ग्रेड का ABCD में ट्रांसलेट करना है। ये हमारा स्टूडेंट डेटा है, डेमो डेटा परसेंटेज का। अब हमें
जब जो 85% वाला है वो डी में डालना है, 90% वाला सी में, बी में, इस तरह से कंप्लीट करना है। उस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है डेमो में। तो पहले हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए वो लिख लेते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट में। स्टूडेंट आईडी, क्लास आईडी, परसेंटेज। जब भी ये रेड साइन आए इसका मीन्स आपका जो कॉलम है वो एसक्यूएल में बिल्ट इन कीवर्ड यूज हुआ है, तो ब्रैकेट्स लगाने से वो कॉलम डिफाइन हो जाता है। अब केस का यूज करेंगे। केस ग्रेड। केस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपके लिस्ट ऑफ कंडीशन जो दी गई है उसके रिटर्न में आपको रिजल्ट एक्सप्रेस करता है, और वो एक से ज़्यादा टेबल पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, और जो भी कंडीशन है आपकी उस तरह से आपको ये डिफरेंस टाइप का रिजल्ट आउटपुट करता है। जो मल्टीपल रिजल्ट है वो सेम आउटपुट में दिखा देता है। तो हमने यहाँ पे केस को, ग्रेड को केस किया है, उसके बाद व्हेन का यूज किया है। जब ये हो 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, तो इस तरफ से अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो नॉट ग्रेड। अब यहाँ पे एंड का यूज किया है, जो व्हेन है वो खत्म हो जाए। उसके बाद एज ग्रेड। एज ग्रेड एक कॉलम का हमने नाम दे दिया है, जो भी ये रिजल्ट होगा वो ग्रेड कॉलम में दिखाएगा। फ्रॉम स्टूडेंट परसेंटेज। अभी यहाँ पे टेबल हमने खत्म कर दिया है फ्रॉम का यूज करके। टेबल का डेटा यहाँ तक पूरा हो गया है। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा ग्रेड आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, अब 96% वाला, 95 से ऊपर वाला वो ए में चला गया, उसके नीचे वाला बी में चला गया, उसके नीचे जो 99 है इसलिए ए में चला गया, और इस तरह से हमारा ग्रेड जनरेट हो गया। अब आप केस का यूज कई तरह से कर सकते हैं। ये तो हमने सिर्फ स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया है। अभी आप कोई भी ऐसा डेटा हो जिसमें आपको केस की जरूरत है तो उसका आप केस फ्लो कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कर्सर। कर्सर जो है वो बहुत ही एडवांस एसक्यूएल फ्लो कंट्रोल है। तो पहले हम डेटा में चले जाते हैं, डेटाबेस में। कर्सर क्या करता है? कर्सर हमें एक जो है वो दिखा देता है, ज़्यादा डेटा है उसमें से, कि वो डेटा जो डेटा है वो कम्प्लीटली हमारे टाइप का डेटा है या कुछ इसमें गलत है। तो कर्सर हमें ट्रिगर करता है कि आप यहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत है, या आपका डेटा नहीं है। जैसे हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद जो हम यूज़ करते हैं वेरिएबल, उसमें जो डेटा टाइप है तो हम कैसे दूसरा डेटा टाइप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे एन वर्कर में इंटीजर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इंटीजर में एन वर्कर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह से आप कोई भी, जैसे पान नंबर है, मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर अब जैसे 8 डिजिट का पान नंबर होता है, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, तो कम से कम ज़्यादा डिजिट हो तो वो आपको इंडिकेट करेगा कि आपका ये सही नहीं है, पूरा टेबल चेक करके कि यहाँ पे सही नहीं है। तो कर्सर के लिए हम पहले तो कमेंट लिख लेते हैं। उसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा? तो पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा कर्सर का, उसके बाद डिक्लेयर एसक्यूएल वेरिएबल, उसके बाद कर्सर का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर कर्सर को ओपन करना पड़ेगा, फिर विथ सिलेक्ट स्टेटमेंट, उसके बाद वाइल लूप का डेटा उसमें यूज करके वाइल से डेटा फेच करना पड़ेगा, और बिगिन का यूज करके आपको वो कॉलम और कंडीशन देना पड़ेगा। फिर अपडेट करना पड़ेगा, जो भी कंडीशन से रिलेटेड नहीं है कॉलम उसको हम अपडेट करेंगे उस कॉलम को, और उसके बाद नेक्स्ट रो में वापस कर्सर को ले जाना पड़ेगा। एंड लास्ट में आपको एंड क्लोज कर्सर और डी एलोकेट करना पड़ेगा।
कर्सर को लास्ट में क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा समय लेगा एग्जीक्यूट में। इसीलिए आप ये ना भूले लास्ट में कर्सर को क्लोज करना और डीएलोकेट करना। अभी जैसे यहाँ पे लिखा है हमने डीएलोकेट कर दिया, लेकिन अब एक गलती हो गई है, जो हमने कमेंट क्लोज नहीं किया। अभी ये कमेंट क्लोज कर दिया है तो यहाँ से स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हमने पहले तो क्लाइंट्स नाम का जो टेबल डेमो टेबल है वो लिया है, उसमें हमारा 10 आईडी वाला रो है, वहाँ पे हमारा पान नंबर गलत है। जो पूरा चाहिए पान नंबर में जो पूरा कैरेक्टर, उतना कैरेक्टर नहीं है, कम कैरेक्टर है। तो ये कर्सर क्या करेगा, पूरा टेबल चेक करेगा कि इसमें पान नंबर कहीं पे भी गलत है, पूरा कैरेक्टर नहीं है, मोबाइल नंबर गलत है, या मोबाइल नंबर भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पान नंबर ले लिया, पूरा कैरेक्टर ना हो तो वो चेक करके यहाँ पे जो भी आप कंडीशन डालोगे वो लिख के आ जाएगा। पहले तो हम ये वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं क्लाइंट आईडी का, कौन सा आईडी चेक करेंगे 1 बाय 1। फिर हम डेटाबेस कर्सर को डिक्लेयर कीवर्ड के साथ हम एक से ज़्यादा वेरिएबल क्रिएट कर सके, इसीलिए हमने क्लाइंट आईडी और पान नंबर का वेरिएबल क्रिएट कर लिया। यहाँ पे पान के बीच में स्पेस रह गया था। यहाँ पे हम अब कर्सर डिक्लेयर करेंगे, डेटाबेस कर्सर। हमने डेटाबेस कर्सर को डीबी कर्सर नाम दे दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और उसका डेटा टाइप कर्सर होगा क्योंकि हम कर्सर डिक्लेयर कर ले। अब हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे, जो हमारा आईडी है वो पूरा आईडी क्लाइंट्स में से हमें 1 बाय 1 मिलता रहे, फॉर सिलेक्ट आईडी फ्रॉम ए क्लाइंट। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने वेरिएबल रखा है उसको हमें पहले तो डीबी कर्सर ओपन कर लेते हैं। उसके बाद जो हमने वेरिएबल रखा है उसमें फेच करके डेटा को स्टार्ट करेंगे, फेच स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे। डीबी कर्सर को इनमें क्लाइंट आईडी में डाल देते हैं, डीबी कर्सर क्लाइंट आईडी को डीबी कर्सर में स्टोर कर देते हैं। अब व्हाइल लूप का यूज करेंगे और बिल्ट इन वेरिएबल $फेच का यूज करेंगे, जो कि बिल्ट इन वेरिएबल है फेच स्टेटस। अब फेच स्टेटस जब 0 होगा तभी ये व्हाइल लूप शुरू होगा, और यहाँ पे बिगिन एंड का यूज करेंगे क्योंकि जब ये खत्म हो जाए व्हाइल लूप तो यहाँ से सीधा वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर दे क्वेरी शुरू से ही। अब पान नंबर को, इस पान नेम का जो वेरिएबल है उसमें हम डेटा स्टोर करेंगे पान का चेक करने के लिए कि पान सही है या नहीं है। अब हमने वैल्यू स्टोर कर दी पान के वेरिएबल में क्लाइंट्स के टेबल में से। अभी इसके बाद हम चेक करेंगे इफ का यूज करके कि पान का कैरेक्टर 10 से अंडर तो नहीं है, 10 कैरेक्टर थे, कौन सा, वेयर क्लोज यूज करके हम आईडी दे देते हैं क्लाइंट आईडी। उसके बाद हम एक 1 बाय 1 चेक करेंगे कि पान का जो कैरेक्टर है वो 10 से कम नहीं होना चाहिए, इसलिए इफ का यूज किया है। ये बिल्ट इन स्टेटमेंट है लेन, जो पान का कैरेक्टर चेक करके देगा। लेन में स्पेलिंग मिस्टेक है, लास्ट में देख लेंगे, एलियन होता है। अपडेट क्लाइंट्स, अब सेट करेंगे कॉलम, जो भी है पान का कॉलम सेट किया। अब उसमें हम हमारी कंडीशन के हिसाब से इसमें ये मैसेज टाइप करेंगे कि आपका पान नंबर सही नहीं है, सही पान नंबर डाल दीजिए, इसीलिए पान इज नॉट वैलिड, प्लीज एंटर ए वैलिड पान नंबर। कहीं पे भी गलती हो जाए पान नंबर डालने में तो इसका कर्सर का एडवांस यूज है जो आपको बता देता है कि आपने यहाँ पे गलती की है।
या मान लीजिए अभी आप ये जो हम कर्सर का यूज करते हैं वो हम सीधे डायरेक्टली वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसमें भी हम वहाँ पे कोडिंग करके कर सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा होगा कि आप डेटा डालोगे, डेटा आपने डाल दिया, बीच में कनेक्शन कट हो गया या कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे आपको एरर नहीं दिखाएगा। लेकिन यहाँ जो कर्सर हमने स्टोर प्रोसीजर में या स्टोर करके रखा हो, तो यहाँ पे वो डेफिनेटली ट्रेस हो जाएगा। इसीलिए कर्सर का एडवांस यूज है। फेज नेक्स्ट फ्रॉम डीबी कर्सर। अब यहाँ से हम दूसरा देखेंगे, उसके बाद एंड और क्लोज को, डीबी कर्सर को क्लोज करके डीएलोकेट कर देंगे, क्लोज करके डीएलोकेट कर देंगे डीबी कर्सर को। लेकिन उससे पहले हमें वो लेन का जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो करेक्ट करना है। यहाँ पे LEN होता है, हमने LAN गलती से लिख दिया है। कोई बात नहीं, चलो एक बार एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं, वो एरर दिखाएगा। पहले डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमने 10 नंबर का है वहाँ पे मिस्टेक है, 5 नंबर में बाकी तो सब सही है। यहाँ पे जो एरर दिखा दिया हमने, लेन का स्पेलिंग गलत है, अभी सही कर दिया है, अभी कोई एरर नहीं आएगा। अब स्पेलिंग गलत था इसीलिए आ गया। रिकॉग्नाइज बिटवीन फंक्शन नेम मिसमैच, स्टेटस 10, लाइन नंबर 22, स्टेट 10, लेवल 15। अभी हम पूरा जो हमारा क्वेरी है वो एग्जीक्यूट करेंगे। एक बार फिर से डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे 10 नंबर का जो आईडी है, यहाँ पे ये 5 गलत है। अब पूरा एग्जीक्यूट करते हैं। जितना आपको एग्जीक्यूट करना है उतना ही आपको सिलेक्ट करना है। अभी देखिए यहाँ पे लिख के आ गया, पान इज नॉट वैलिड, प्लीज एंटर ए वैलिड पान। पान नंबर आपका सही नहीं है। तो हम कर्सर का आपने यूज देखा कि आपको कितना भी चाहे बड़ा डेटा हो ये चेक करके दिखा देता है। अब हम व्यूज एंड स्टोर प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। व्यूज क्या होता है? ये व्यूज एक वर्चुअल टेबल होता है, जो हमारा जो डेटा है वो हमें ज़्यादा कोडिंग न करना पड़े, ज़्यादा कुछ ऐसा लिखना ना पड़े, तो उसके लिए हमें व्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो व्यू एक तरह का वर्चुअल टेबल ही है, जो हमें हमारा जो डेटा है वो हमें क्वेरी को सॉर्ट कर देता है। जैसे हमें ये डेमो टेबल ले लेंगे, उसमें हमें कौन सा डेटा है, कंट्रीज ले लेते हैं, कंट्री टेबल, और उसमें हम सिटी का टेबल, ये दोनों टेबल ले लेते हैं डेमो के लिए, यूज के लिए। और हम इसमें जॉइंट का यूज करके व्यू को क्रिएट करेंगे। तो पहले व्यू क्या करता है, तो व्यू आपकी जो दिक्कत वाली है, जो ज़्यादा दिक्कत वाला होता है क्वेरी, वो सॉर्ट कर देता है, यूजर को कंफर्टेबल कर देता है। सो पहले क्रिएट व्यू, उसका सेंटेंस है व्यू और व्यू कंट्री सिटी नेम। अब यहाँ एस कीवर्ड यूज करेंगे, एस कीवर्ड के साथ गो लास्ट में। यहाँ बीच में हम एसक्यूएल का कोई भी कोड लिख सकते हैं व्यू के जैसा। तो हमने पहले सिटीज का टेबल ले लिया, उसके बाद उसको हम ज्वाइन करेंगे कंट्री से। अभी जो कंट्री और सिटी का हमें दोनों का नाम चाहिए, इसलिए ओन क्लास का यूज किया। उसके बाद हम दोनों का जो रेफरेंस आईडी है वो हम इक्वल कर देंगे। सो हमें कंट्री बाय सिटी नेम मिल जाएगा, कौन सा कंट्री में कौन सा सिटी स्टोर है वो मिल जाएगा। और कई लोग ये भी कहते हैं कि व्यू में आप कोई डेटा इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं, लेकिन व्यू बना इसलिए है ओनली व्यू के लिए, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपको इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करना है तो उसके लिए आप स्टोर प्रोसीजर का यूज कीजिए। स्टोर प्रोसीजर बेटर विकल्प है।
अभी व्यू को देखने के लिए सिलेक्ट क्वेरी ओनली यूज होती है। अभी देखिए कितना कम हो गया है। अभी ओनली यूजर को सिर्फ इतना ही टाइप करना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम व्यू और कंट्री सिटी। और इसका एक एक बेनिफिट ये भी है कि आपको आपका जो कोड है वो यूजर को टाइप नहीं करना पड़ेगा, और इसके साथ सिक्योरिटी भी है। सिक्योरिटी ये है कि आप कई तरह की सिक्योरिटी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम लेवल सिक्योरिटी, रो लेवल सिक्योरिटी। आपको यूजर को कितना कॉलम दिखाना है, कितना कॉलम नहीं दिखाना है, सॉरी, यहाँ पे कितना कॉलम दिखाना है, कितना कॉलम नहीं दिखाना है, इसलिए हम कॉलम लेवल की सिक्योरिटी के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे हमें अब सिर्फ 2 ही कॉलम दिख रहे हैं, तो ये कॉलम लेवल की सिक्योरिटी में भी व्यू यूज होता है। जिसको आईटी का कुछ ज्यादा पता नहीं है उसके लिए व्यू बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब व्यू को चेंज करने के लिए सिर्फ अल्टर ही लिख देना है, तो व्यू को आप चेंज कर सकते हैं। अभी ये व्यू पूरा चेंज हो गया है। और कॉलम लेवल सिक्योरिटी लग गई है। अब इसी तरह से आप रो लेवल सिक्योरिटी वेयर क्लोज का यूज करके आप रो लेवल सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमें सिर्फ इंडिया का ही कंट्री और सिटी दिखाना है, दूसरा कोई कंट्री है उसका कोई सिटी या कुछ नहीं दिखाना है, तो उसके लिए आप वेयर क्लोज का यूज करके रो लेवल सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे डिजाइन से ऐसे कैसे व्यू को जनरेट करते हैं। तो इसके लिए हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा डेटाबेस, उसके बाद व्यू, और उसके बाद एक्सपेंड करेंगे तो डिजाइन व्यू आ जाएगा। तो उसमें हमारा जो भी टेबल है रिलेटेड वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब जब यहाँ से सीधा से सेव पे जाएंगे तो एरर दिखाएगा, क्योंकि हमने कोई कॉलम सिलेक्ट नहीं किए अभी तक। उसमें हमको कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी वो सेव होगा। तो पहले तो हमें कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने कोई कॉलम आउटपुट कॉलम कोई सिलेक्ट नहीं किया है, कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है, इसीलिए। अब ये भी देख लीजिए, इस एक तरह का जॉइंट क्वेरी है, इनर जॉइंट का क्वेरी नीचे आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में दिखा रहा है इनर जॉइंट क्वेरी, तो वही है ये। अभी हमने ये व्यू 2 को सेव कर लिया। अभी ये डिजाइन से भी आप कर सकते हैं और क्वेरी से भी आप कर सकते हैं। क्वेरी विंडो में आपको अच्छा रहेगा क्योंकि आप जिस तरह से चाहे इस तरह से उसको आप जिस तरह से चाहे उस तरह से आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और यहाँ पे तो सिर्फ आपको वो डिजाइन से रिलेटेड ही आपको मिलेगा। हमने मल्टीप्लिकेशन सिंबल रख दिया। अभी देखिए सेम आउटपुट आ गया है व्यू 2 का। अभी कोई भी व्यू को आप डिलीट 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो आप ये से डिजाइन व्यू से आपको डिलीट कर सकते हैं, उसमें आप इंडेक्सेस, ट्रिगर ये सब कुछ चाहे तो बना सकते हैं। अभी डिलीट करने के लिए सिंपली ड्रॉप का यूज होगा, और आप डिजाइन व्यू से भी इसको डिलीट कर सकते हैं। डिजाइन व्यू से भी आप उसको डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ से ड्रॉप कीवर्ड यूज करके भी आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अभी यहाँ से हमारा व्यू डिलीट हो गया। अभी रिफ्रेश करेंगे तो व्यू में ये नहीं दिखेगा, ओनली जो हमने डिजाइन से व्यू जनरेट किया है वही दिख रहा है। अब हम डिजाइन से भी अब डिलीट करना सीख गए। अब व्यू की कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे कि व्यू में आप पैरामीटर पास नहीं कर सकते कोई भी, और रूल्स के साथ वो एसोसिएटेड होता है। अब ऑर्डर बाय कीवर्ड भी आप यूज नहीं कर सकते हैं व्यू में। व्यू में आप ऑर्डर बाय कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हैं।
देखिए इसमें लिखा गया है व्यू और फंक्शन में ऑर्डर बाय का यूज नहीं होता है। अब यहाँ हम एक और है लिमिटेशन व्यू की, टेम्पररी टेबल में भी आप व्यू जनरेट नहीं कर सकते क्योंकि व्यू एक वर्चुअल टेबल है, इसीलिए हम टेम्पररी टेबल में भी व्यू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम यहाँ पे डेमो एक टेम्पररी टेबल बना लेते हैं नेम का और इसमें हम डेटा इंसर्ट कर देते हैं, ओनली नेम वाला। यहाँ पे हमने पंक्चुएशन मार्क की गलती की है इसीलिए ये एरर दिखा रहा है। मैक्स के साथ पंक्चुएशन मार्क आना चाहिए पहले लाइन में। अभी हमारा ये नेम का टेबल ऑलरेडी इस हमारे डेटाबेस में है टेम्पररी, इसलिए पहले हम इसको ड्रॉप कर देते हैं, उसके बाद हम जनरेट करेंगे। तो ये नेम वाला टेबल है वो ड्रॉप हो गया है, डिलीट हो गया है। अब हम जनरेट करते हैं वापस, 3 रो अफेक्टेड हो गया। अब हम डेटा देख लेते हैं टेम्पररी टेबल में। अब इसमें भी हम व्यू नहीं जनरेट कर सकते क्योंकि वो व्यू की लिमिटेशन है, वो टेम्पररी टेबल पे भी व्यू जनरेट नहीं हो सकता। अभी एरर दिखाएगा ये जब हम टेम्पररी टेबल से जनरेट करेंगे। हमारे पास डेटा है टेम्पररी टेबल में, टेम्पररी टेबल है बट व्यू नहीं जनरेट होगा। व्यू और फंक्शन आर नॉट अलाउड ऑन टेम्पररी टेबल। फंक्शन और व्यू दोनों ही टेम्पररी टेबल पे काम नहीं करते हैं, वर्क नहीं करते हैं। अब हम स्टोर प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। स्टोर प्रोसीजर क्या है? वो भी एक तरह का जो भी हमारा एसक्यूएल स्टेटमेंट क्वेरी होता है बड़ा बड़ा, उसको उसका कलेक्शन होता है जो स्टोर प्रोसीजर में स्टोर होता है। और उसमें आप फ्लो कंट्रोल, वेरिएबल, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टोर प्रोसीजर से आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। आप चाहे तो डेटा को सॉर्टिंग करके भी दिखा सकते हैं। इसीलिए स्टोर प्रोसीजर एक अच्छा विकल्प है वेब एप्लीकेशन में भी, क्योंकि इसमें इंजेक्शन डिपेंडेंसी का खतरा नहीं रहता है। इंजेक्शन डिपेंडेंसी से आपकी साइट हैक नहीं कर सकता कोई स्टोर प्रोसीजर यूज करने से। जैसे यहाँ स्टोर प्रोसीजर में आप पहले तो हमें क्रिएट प्रोसीजर और प्रोसीजर नेम देना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे कमेंट पे लिख देता हूँ कि यहाँ मैंने प्रोसीजर का नाम लिखा है कंट्री, हमें कंट्री के लिए प्रोसीजर जनरेट करनी है। अभी यहाँ पे हमने वेरिएबल जनरेट कर लिया है। जो वेरिएबल क्या है, वो इनपुट आर्ग्यूमेंट है जो हमें यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे कोई भी टेबल में डेटा। इंसर्ट करने के लिए हमने ये स्टोर प्रोसीजर बनाया है और ये हमारा इनपुट आर्ग्यूमेंट है जो भी हम इसमें। एक और चीज़ है जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। अभी एज और गो का यूज़ होगा, एज और लास्ट में गो लिखेंगे। यहाँ पे हमारा ये स्टोर प्रोसीजर का बॉडी है जिसमें आप कोई भी कंडीशन, सिलेक्ट स्टेटमेंट, इंसर्ट स्टेटमेंट जो भी आप चाहे वो लिख सकते हैं, अपडेट स्टेटमेंट, डिलीट स्टेटमेंट। और इसका आप सीधे वेब एप्लीकेशन, वेब एपीआई उसमें भी आपको यूज़ होगा। और वेब एपीआई मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू वेब एपीआई और वेब एपीआई के थ्रू एसक्यूएल का यूज़ होगा। यहाँ पे हम कंट्री, एक कंट्री डेमो कंट्री ले लेंगे
कंट्री टेबल, उसमें हम डेटा इंसर्ट करेंगे जो स्टोर प्रोसीजर के थ्रू होगा। ये वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पे जो ये देखना है आपको, जो भी आपने पहले जो आर्ग्यूमेंट है उसके हिसाब उस ऑर्डर से ही आपको यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना है। जैसे यहाँ पे जीडीपी सेकंड में हमने वैल्यूज में डाला है क्योंकि वो हमारी सेकंड कॉलम जीडीपी है, लेकिन जब हम ये स्टोर प्रोसीजर का यूज करेंगे तो उसमें हमें जीडीपी लास्ट में इंसर्ट करना है क्योंकि हमारी आर्ग्यूमेंट में जीडीपी को हमने लास्ट में रखा है। अब हम स्टोर प्रोसीजर जनरेट हो गया है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम इस स्टोर प्रोसीजर का यूज करने के लिए एग्जीक्यूट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि कोई भी स्टोर प्रोसीजर है उसको यूज करने के लिए एग्जीक्यूट और उसके बाद स्टोर प्रोसीजर का नेम। स्टोर प्रोसीजर भी आप व्यू की तरह डिजाइन से भी बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। स्टोर प्रोसीजर का हमारा जो यहाँ पे नेम में मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये एरर दिखाएगा स्टोर प्रोसीजर का। अभी देखिए हमने जो पंक्चुएशन मार्क लगाया तो सीधा नेम, उसके बाद जो है सी वो आ गया, और जीडीपी देखिए लास्ट में दिखा रहा है। ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो लास्ट में जीडीपी को दिखा रहा है क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट में जीडीपी को लास्ट में। जब आप इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो कॉलम बाय कॉलम हमें ऑर्डर में वेरिएबल लेना पड़ता है, और जब हम इसका यूज एग्जीक्यूट में करते हैं तो हमें जो भी आर्ग्यूमेंट में जो ऑर्डर में हमें लिखा है उस ऑर्डर के हिसाब से चलना पड़ेगा। असेंडिंग में, डिसेंडिंग में नहीं चलेगा। अभी देखिए हमने स्टोर प्रोसीजर से डेटा इंसर्ट किया। कंट्री में जो रिजल्ट आपको दिखा रहा हूं ये हमारा सिर्फ डेमो के लिए ये टेबल है। अब हम दूसरी स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं जो हमें ऑल कंट्री सिटी नेम देगा। जो मान लीजिए हमें कोई वेब एप्लीकेशन में ग्रिड व्यू में हमें डेटा दिखाना है कोई कंट्री का या कुछ भी क्लाइंट का, कुछ क्लाइंट का अकाउंट का, क्रेडिट डेबिट का, तो उसके लिए हमें स्टोर प्रोसीजर में सिलेक्ट स्टेटमेंट बेटर ऑप्शन है, और उस सिलेक्ट स्टेटमेंट आप सीधा भी वहां से दिखा सकते हैं, लेकिन स्टोर प्रोसीजर से दिखाने का एक सेफ्टी वाला रूल्स है जो मैं आपको जब हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे हमने ज्वाइंट क्वेरी ले ली है ऑन क्लास का यूज करके। अगर आपको ज्वाइंट पता नहीं है, ये सब पता नहीं है, तो मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने पहले चेक कर लिया, क्वेरी में कोई डिफेक्ट नहीं है। अभी मैंने स्टोर प्रोसीजर को कंप्लीटेड सक्सेसफुली कर लिया। अभी मैं स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करूंगा। यहाँ सीधा ही एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि हमारे पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई वेरिएबल हमने डिक्लेयर नहीं किया है। अगर चाहे तो आप वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और उस वेरिएबल को वेयर क्लोज के थ्रू आप डेटा रो लेवल सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कंट्री नेम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अभी मैं सिर्फ जो भी कंट्री चाहिए उस कंट्री का नाम लिख के ही स्टोर प्रोसीजर को चेंज करने के लिए अल्टर लगा दिया है, जैसे व्यू की तरह ही है। फंक्शन, स्टोर प्रोसीजर और व्यू तीनों में अल्टर, क्रिएट और ड्रॉप का ही यूज होता है, चेंज करने के लिए, डिलीट करने के लिए या जनरेट करने के लिए। अभी यहाँ पे मैंने सिटीज ले लिया है, कंट्री नेम लूंगा क्योंकि कंट्री के हिसाब से हमें डेटा को फिल्टर करना है। अभी मैं स्टोर प्रोसीजर को अल्टर मॉडिफाई कर दूंगा, तो स्टोर प्रोसीजर मॉडिफाई हो गई है कम्प्लीटली।
अब सिर्फ यहाँ पंक्चुएशन मार्क लगा के हमें कंट्री का नेम ही लिखना है, जो हमें डेटा फिल्टर करके देगा दोनों टेबल में से। यहाँ पे देखिए आउटपुट में डेटा फिल्टर हो गया दोनों टेबल में से। सिर्फ इंडिया के रिलेटेड कंट्री ही हमें दिखा रहा है, दोनों टेबल में से डेटा आउटपुट फिल्टर हो गया है जॉइंट कीवर्ड के साथ, क्योंकि दोनों टेबल एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फॉरेन की का यूज करके रिलेटेड कर दिया है। अगर फॉरेन की के बारे में जानना है तो अगले वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे नो काउंट ऑन और ऑफ। नो काउंट ऑन और ऑफ क्या है, वो तो दूसरा कुछ नहीं है, एक अच्छा तरीका है हमारी प्रोसीजर को फास्ट करने का। और ये एक तरह से आप अपना जो नेटवर्क का ट्रैफिक होता है वो बहुत ही कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं नो काउंट ऑन और ऑफ करके। जैसे कोई भी यूजर वेब एप्लीकेशन के थ्रू एसक्यूएल में से डेटा लेता है तो यहाँ पे नो काउंट ऑन और ऑफ का यूज होता है, तो वहाँ पे हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि हम हमारा ट्रैफिक रिड्यूस करें। जो कोई भी एसक्यूएल क्वेरी है जो हमें नहीं हमें एग्जीक्यूट करनी है, वो हमें नो काउंट ऑन और ऑफ से काउंट नहीं करेगा। अभी ये यहाँ पे सिर्फ सेट नो काउंट ऑन और सेट नो काउंट ऑफ लास्ट में लिख देना है, जिससे नो काउंट ऑन और ऑफ कंप्लीटली हो जाएगा और वो स्पीड भी हो जाएगा। ये एक अच्छा प्रैक्टिस है, इसका इस्तेमाल प्रोफेशनल लोग बहुत ही करते हैं। अभी कमांड कंप्लीटली सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पे हमारा जो भी है डेटा वो बहुत ही स्पीड में आ रहा है। ये तो छोटा डेटा है इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। अब अगले वीडियो में हम फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।